हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस अध्याय में हम कपड़ा उद्योग और लोहा व इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे और यह भी अध्ययन करेंगे कि उस टाइम में भारत के जो ग्रामीण इलाके थे जहाँ ये बुनकर लोग हुआ करते थे, ये लोहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी, उन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर कैसे ब्रिटेन से भारत से कपड़ा बनना रुक गया और ब्रिटेन से कपड़े का आयात हुआ, ये सब चीज़ों का हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन से? कपड़ा उद्योग व लोहा उद्योग। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। जब सूती कपड़े का बनाया जाने लगा था मशीनों के द्वारा, तो ब्रिटेन को इसने दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। दुनिया का कारखाना कौन कहलाने लगा? ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि 1850 के दशक से ही उसका लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख ही चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा भी बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इस क्रय विक्रयों से भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पाद के विशाल बाजार के रूप में भी देखने लगे। मतलब जब ब्रिटेन में उत्पादन ज़्यादा हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि हम अपनी चीज़ें भारत में बेचें। उनके लिए भारत क्या हो गया? बाज़ार बन चुका था। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़ते हैं, हम इस चीज़ों का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि जब ब्रिटेन से सामान बनकर भारत में अगर बिकने लगा तो भारत के जो लोग थे इन सामानों को बनाने वाले, उनकी क्या दशा हुई। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम आगे करेंगे। हमारा टॉपिक है भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार होता था। कहाँ होता था भारतीय कपड़े का व्यापार? दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे जावा, सुमात्रा और पेनांग, और पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार हुआ करता था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों का ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मज़ेदार है। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। मतलब यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने भारतीय जो कपड़ा था, सूती बारीक कपड़ा, इसे सबसे पहले कहाँ देखा? आज वर्तमान में इराक के जो मोसूल शहर है उसमें अरब के व्यापारी थे, उनके पास देखा। इसी आधार पर वे बारीक बुने वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे। जल्दी ही ये शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे।
बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा था। ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। 1703 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। ये वो नमूना है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में भेजा था। इसमें इन्होंने अपनी डिमांड रख रखी है कि कौन सा कपड़ा इन्हें कितना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं के कपड़े बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे थे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन कैट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी क्या एक मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब इसमें पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमा करते थे। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प के इंजन का आविष्कार किया। 64 में क्या करा, जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, ये मशीन थी। और 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के सालेवा के कोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। ये कुछ ऐसे समुदाय थे भारतीय जो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। अगर आपको कपड़ा उत्पादन करना है तो सूत कातना उसका सबसे पहला चरण है। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी उस टाइम। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है कि भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ रहा था। पहला कारण ये था कि जो भारतीय कपड़ा है उसे यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में बन रहे थे ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ा। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़ा निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क भी लगा दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोज़गार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना
बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। गुहार तो लगाई लेकिन इससे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस चैप्टर में इतना ही। अभी आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।